अरे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे थे इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेजों की हमने बहुत सारी नीतियों का डिस्कशन कर लिया है। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेस के बारे में। प्रेस बोले तो वो वाला प्रेस नहीं है, ये प्रेस मतलब होता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। और यहाँ हम भारत में प्रेस के विकास की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रेस के विकास के बारे में। आज जो सारी चीजें आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं या जो किताबों में पढ़ पा रहे हैं, एक्चुअल में पहले वो सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि छपाई खाने जो हैं उतने हुआ नहीं करते थे। हाथों से चीजों को कॉपी पेस्ट करना होता था, जो बड़ा कठिन काम हुआ करता था। और ये प्रेस की जो क्रांति है, जैसे आज जियो की क्रांति है, डेटा की क्रांति है कि घर बैठे आप ये सारी चीजें देख पा रहे हो, वो भी प्रेस के अंतर्गत ही आएगा, हालांकि कम्युनिकेशन फील्ड में। लेकिन उससे पहले जो प्रेस हुआ करता था, छापा खाने जो बने भाई, उसने तो ये मान के चलिए भारत ही नहीं दुनिया भर में क्रांति सी ला दी। कैसे क्रांति ला दी? जब ये भारत नहीं विश्व पूरा पुरानी पुरानी जो जितनी भी अलग अलग प्रकार की जो धारणाएं हुआ करती थी, रूढ़िवादी विचारधाराएं हुआ करती थी, अलग अलग प्रकार से जो चीजें चलती आ रही थी, उन सारी चीजों को तोड़ दिया, मरोड़ दिया। किसने तोड़ मरोड़ दिया? इसी प्रेस के विकास में। तो प्रेस का विकास इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें पढ़ना है, क्योंकि भारत में भी इसका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत को आजादी दिलाने में। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसी चीज को। देखो भाई साहब, समाचार पत्र पत्रिकाओं का कैसे क्या विकास हुआ वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे संचार क्षेत्र ये कहलाता है। कलर में चेंज कर लूं थोड़ा सा, ब्लू कलर मुझे भा नहीं रहा है ना, तो व्हाइट कर लेते हैं इस लार्ज फील्ड को अपन। ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्या भैया कि संचार के क्षेत्र में छापे खाने, जिनको हम छपाई बोल रहे हैं, है ना, आजकल जो अखबार इत्यादि हम पढ़ लेते हैं उनको छापे, प्रिंटिंग प्रेसेस जिनको हम बोलते हैं, तो वो छपाई हेतु मुद्रण यंत्र यानी इसको कहा जाता है प्रेस। और इसके आ जाने से क्या हुआ कि लोगों के जो विचार हैं, विचार मतलब अभी तक हम सोचते थे, केवल जो भी नीतियां हो पा रही थी, जो भी हम गुस्सा दिखा पा रहे थे, खेद व्यक्त कर पा रहे थे, वो आपस में बस बोलचाल के भावों में ही हो पा रहा था। अब इन्हीं चीजों को छापा खाना के द्वारा मुद्रण में या फिर प्रकाशित रूप में लोगों के सामने अखबारों, समाचार पत्रों के माध्यम से लाया जाने लग गया। तो इन विचारों को फैलना बड़ी तेजी से इजी हो गया। अभी तक देखो यार, भारत में शिक्षा का बहुत अच्छा विकास तो नहीं हुआ था। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा पर चर्चा कर भी ली थी। तो होता यह था कि उस समय कोई एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता था, वो साप्ताहिक अखबार को पढ़ा करता था। कैसे पढ़ता था? जो चौपालें हुआ करती थी, जहां पे सारी के सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे और पढ़े लिखे व्यक्ति का वहां पे इंतजार करते थे। और जनरली पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था वो डाकिया का नाम सुना है ना, संदेशे आते हैं, वही संदेशे देने वाला डाकिया ही क्या करता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था। तो वो अखबार सुनाता था सभी लोगों को कि भैया गांधी जी जो है उनने अफ्रीका में मार्च किया। लोग कहते थे साहब चल तो अप्रैल रहा है, इनने मार्च क्यों किया? तो फिर वो बताता था भैया मार्च मतलब होता है जाने की बात चल रही, व्यवस्था के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो लोग बाग समझदार नहीं थे, लेकिन वहां पे उनके विचारों में अलग अलग प्रकार से क्या हुआ करता था, एक जागरण स्वरूप बात होती थी कि यार विचारों में अभिव्यक्ति कैसे करनी है, मार्च क्या होता है जब नहीं पता है, तो लोग वहां पे डिस्कशन करने लग जाते थे। तो यहाँ पे आम जनजीवन में उस समय की राजनीतिक प्रवृत्तियों को आगे पहुंचाने का काम किसने किया है? इसी प्रेस ने किया है। और किस कारण से? यही जो प्रेस है आदान प्रदान करने में जो विचार है, सारी चीजों को यहाँ पे क्या हो गया, जरिया हो गया, यहाँ पे संप्रेषण का, ज्ञानार्जन, ये सारी चीजों में क्या हो गया, एक तो सस्ता सुंदर टिकाऊ काम था। क्यों था? क्योंकि छापे खाने में एक ही चीज को आपको छापना है, तो वो बार बार लिखने से जो समय लगता था कॉपी करने में, उससे तो कम समय लगा, और जो खर्चा आता था, टाइम वेस्ट होता था, उन सारी चीजों में ये थोड़ा सा इजी हो गया, सस्ता पड़ने लग गया, है ना। तो अब जब आम जनजीवन तक ये सारी चीजें पहुंचने लग जाएंगी या इनकी पहुंच तक आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, इससे फायदा बढ़ेगा किसका? लोगों का ही, भारतीय लोगों का, है ना। अंग्रेजों का तो है ही, उन्हें तो समझदारी पहले से ही है। तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को स्टार्ट कराया, क्योंकि वो तो अंग्रेजी जानते थे ना, भारतीय तो कम लोग थे। तो उनने देसी भाषा के समाचार पत्रों में क्या किया, अपना थोड़ा सा
प्रतिबंध तो हुआ ही करता था। सेंसरशिप देखो आज भी लग जाती है सरकार के बारे में, आप उल्टा सीधा जनरल कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं छाप सकता। मैक्सिमम जगहों पे ये चलता है, सरकार अपने अंडर में क्या करती है, सेंसरशिप को रखती है। तो यहाँ भी प्रेस में बहुत सारे सेंसरशिप लगाया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। सो प्रतिबंध कहलाता है सेंसरशिप का मतलब। सो ऐसे प्रतिबंधों के बावजूद भी छुपे छुपाए बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं जो है निकल रहे थे उस समय भारत में, और इनकी वृद्धि होती चली जा रही थी, ठीक है। और इन वृद्धियों से क्या हुआ कि सारे के सारे लोग जो हैं, जो अंग्रेजों के अत्याचार हैं, उन अत्याचारों के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा लिख रहे थे। और इसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय जनमत है, मतलब जो लोग बाग है, ये इकट्ठे होना चालू हुआ, किसके विरुद्ध में, अंग्रेजों के विरुद्ध में। और राष्ट्रवाद के विकास में इस प्रेस ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया हुआ है। भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत भी कहां से होती है, यूरोपीय लोगों के आने के साथ ही हुआ करती है। सबसे पहले भैया जो पुर्तगाली लोग हुआ करते थे वही लेके आए थे। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की अगर बात कर ले तो 16वीं सदी की बात है। उसी समय जब पुर्तगाली भारत आ चुके थे, 16वीं सदी के समय हुआ था, जब पुर्तगाली लोगों ने गोवा तो आप जानते ही हैं, घूमने की बड़ी इच्छा होती है हमारी, लेकिन जा नहीं पाते हैं अभी तक, तो फिर से प्लान करेंगे, कोई समस्या नहीं। तो गोवा के पुर्तगाली पादरी हुआ करते थे। पादरी मतलब जो पंडित जी होते हैं ना ईसाई धर्म में, उनको पादरी कहा जाता है ना। तो पादरियों ने 1557 में, कब, 1557, 1857 की क्रांति बाद में कराएंगे 300 साल बाद, 1557 में क्या किया, एक पुस्तक छापी। किससे संबंधित है ये पुस्तक, किससे संबंधित है पुस्तक, ये एक्चुअली ये पुस्तक थी आपकी, जैसे जो प्रमुख ग्रंथ होता है ना, हर धर्म का होता है, ऐसे ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा, बाइबल। उस बाइबल को इन्होंने रूपांतरित करा, या फिर इसको इंडियन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से क्या करा, चेंज करके इसको छापना शुरू किया। तो वही चीज थी 1557 में पादरियों के द्वारा यहाँ पे धार्मिक पुस्तक को ही क्या किया गया, छापा गया सबसे पहले, ठीक है। फिर भैया आगे आते आते जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परचम लहरा लिया भारत में, तो उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बंबई में, कहां पे, बंबई में स्थापित कर दिया। और भैया इसके 100 वर्षों तक की बात करें तो यहां पे कोई समाचार पत्र नहीं छपा नया। क्यों नहीं छपा, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी यह चाहते ही नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि भैया वो अच्छे तो थे ही नहीं ना, वो नैतिक वातावरण नहीं, अनैतिक वातावरण, अवांछनीय चीजें और निजी व्यापार से कोई कार्य, जो भी इनके कारनामे हैं जुड़े हुए, अच्छे नहीं बुरे कारनामे जो हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो भैया इनका धंधा चौपट हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये नहीं चाह रहे थे कि कोई नए पत्र पत्रिकाएं इत्यादि छपना चालू। तो भैया इनने 1684 में ये स्टैब्लिश करी, और लगभग 100 साल मतलब कितना हो गया, 1784 हो गया। तो 1784 के आसपास है ना, नया चालू होगा, पहला समाचार पत्र स्टार्ट होगा। कौन सा स्टार्ट होगा, ये लोग बाग समाचार पत्र नहीं निकल रहे हैं तो कंपनी के अधिकारियों से असंतुष्ट हैं। इसी के लिए 1766 में कंपनी के कर्मचारी जो थे असंतुष्ट, उनका नाम है विलियम बोल्ट। विलियम बोल्ट ने क्या किया, इस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध एक समाचार पत्र में अपना संवाद लिखा, और इसी चक्कर में बोल्ट को क्या है, इंग्लैंड भेज दिया गया। क्योंकि गलतियां उजागर कर रहे हो ना भाई आप अंग्रेजों की, तो समस्या का विषय है। बाद में क्या हुआ, एक स्वतंत्र और तटस्थ का मतलब होता है कि ना आपके साइड ना हमारे साइड, बीच में, है ना। सो तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला प्रयास जो है वो इन महोदय के द्वारा किया गया, जिनको आप सभी जानते होंगे, एटलीस्ट नाम तो आपने सुना होगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिनका नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की, है ना। सो जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में, ये याद रखना है आपको, है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रयास किया और इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम क्या है, बंगाल गजट। क्या नाम है भैया, बंगाल गजट। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है स्वतंत्र रूप से, ये कौन सा है, बंगाल गजट। 1780 में इसको लाया गया, किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा इसको लाया गया, है ना। और द कलकत्ता जर्नल एडवाइजर भी इसको कहा जाता है समाचार पत्र को, ठीक है। शीघ्र ही ये निष्पक्ष जो शासकीय आलोचना हुआ कर रही थी, जो किसके द्वारा, हिक्की के द्वारा की जा रही थी, किसकी, सरकार की आलोचना। आलोचना का मतलब होता है कि उनकी जो गलतियां हैं, उन गलतियों के बारे में लोगों को जानकारी देना और उस पर चर्चा करना। लड़ाई झगड़ा नहीं होता,
आलोचना मतलब है क्रिटिसाइज करना कि उनकी जो पॉलिसीज है वो गलत है, इसको सुधारा जा सकता है, सारी चीजें की जा सकती है। तो ऐसे जब वो विवरण लिखने लगे किसके खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, तो ऐसी कंडीशन में सरकार मानेगी क्या? नहीं मानेगी। तो उन्होंने क्या करा, इस पत्रिका के कारण या पत्रकारिता के कारण उनका मुद्रणालय जब्त कर लिया। मुद्रणालय जब्त करने का मतलब जो प्रेस हुआ करती थी उस समय की, जिसमें प्रिंट किया जाता था, उसको ही बंद कर दिया, सील कर दिया, खत्म कर दिया। बोले नहीं भैया, तुमसे ना हो पाएगा, तुम हमारी बुराई कर रहे हो, तुम्हें हम जीने नहीं देंगे। जीने का मतलब यहाँ गलत वे में मत लेना, जीने का मतलब है इस प्रकार से। और ये अगस्टस हिक्की भी हल्के पतले व्यक्ति नहीं है, ये बार बार प्रयास करते रहते हैं, है ना। चलो बहुत मजा आता है इन सारी चीजों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भैया भारतीय व्यक्ति हैं गंगाधर भट्टाचार्य। क्या नाम है? गंगाधर भट्टाचार्य। इनके द्वारा 1816 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1816 में बंगाल गजट, वही बंगाल गजट जो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, उसको 1816 में इन्होंने प्रकाशित किया। किसने किया? गंगाधर भट्टाचार्य इनका नाम है। और भारतीय द्वारा हिंदी में इसको प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र। इसका नाम क्या रखा इनने? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड, ठीक है। गंगाधर भट्टाचार्य 1816, उदंड मार्तंड, हिंदी का समाचार पत्र, ठीक है भैया। चलो, इसका प्रकाशन 1826 में कानपुर से किसने किया? जुगल किशोर ने कर दिया भैया, ठीक है। ये तो बंगाल में था, कानपुर से इन्होंने करा। 1818 में मार्शमैन, ये व्यक्ति विशेष है, क्या नाम है इनका? मार्शमैन। 1818 की बात है। बांग्ला भाषा में, कौन सी? बंगाल भाषा, मतलब बंगाल ही उस समय तक क्या है, कलकत्ता राजधानी चल रही थी, तो वहां पे जो निवासी बंगाली कहलाते हैं और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? बंगाली भाषा है, उसको बांग्ला भी कहा जाता है। और भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला भाषा है, ठीक है। सो बांग्ला भाषा में दिग्दर्शन नामक इन्होंने एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की। मासिक का मतलब है महीने भर की एक पूरी पत्रिका, है ना। सो मासिक पत्रिका दिग्दर्शन किसने प्रकाशित करी? मार्शमैन ने, बांग्ला भाषा में, ठीक है। राजा राम मोहन राय का नाम तो आपने सुना ही होगा और हम डिस्कस कर चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी और बाकी चीजों में, है ना। इनको अग्रदूत भी कहा जाता है, आधुनिक भारत के गौण पुरुष के रूप में भी इनका नाम आता है। और इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं, हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इनके बारे में। सो ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना करी। और ये भैया पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अग्रदूत कहे जाते हैं भारत के, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। 1821 में इन्होंने क्या किया? साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी, किनका है ये? राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। और ये 1821 में, एक साल बाद 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार। ये पूछे गए क्वेश्चन है कई बार, तो याद रखना है इसको। मिरातुल अखबार किसने? फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने 1822 में स्टार्ट किया था इसका प्रकाशन, ठीक है। और शुभारंभ मान लिया जाता है इसमें किसका? प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति का। तो राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो यहां से देखने को आपको मिल जाएंगी। चलिए 1851 में जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनका नाम भी आपने सुना होगा, है ना। बिल्कुल सुना ही होगा ना, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन इनको बोला जाता है। सो दादा भाई नौरोजी ने अपने संपादकत्व में, मतलब इनने संपादन किया चीजों का, कहां पे? बंबई में। बंबई से एक गुजराती समाचार पत्र रफ्त गुफ्तार, क्या नाम है? रफ्त गुफ्तार, इसका प्रकाशन आरंभ किया। कब? 1851 में। इसी के समय 19वीं शताब्दी चल रही है और इसमें महान भारतीय पत्रकार का नाम है हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। सो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियाट, क्या नाम है? हिंदू पेट्रियाट करके एक पत्र का विकासन करना, समाचार पत्र का प्रकाशन करना चालू कर दिया। और अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करें तो इसका नाम है चंद्रिका। क्या नाम है? चंद्रिका, जो हिंदू समाज के रूढ़िवादी वर्ग की, किसकी बात कर रहे हो? रूढ़िवादी वर्ग, मतलब जो पुरानी परंपरा, रूढ़ी इत्यादि है उनके हिसाब से चलने वाले लोगों को रूढ़िवादी कह रहे हैं। सो उसी रूढ़िवादी जो वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व ये जो पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका या समाचार पत्र, क्या नाम है? चंद्रिका, ये करा करता था। सो उसी समय की है। भारतीय स्वामित्व की अगर बात करें तो समाचार पत्रों की संख्या और प्रभाव कब बढ़ने लग गई? 19वीं सदी। 19वीं सदी के आखिर में, एक प्रकार से परवर्ती बोल सकते हैं, 1850 के बाद बहुत तेजी से भारतीय लोग बाग जो है वो समाचार पत्र पत्रिका निकालना चालू कर देते हैं। तो बहुत वृद्धि हो जाती है इस क्षेत्र में। और बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं उसमें शिशिर कुमार घोष ये व्यक्ति विशेष हैं और मोतीलाल घोष ये भाई हैं, ठीक है। इनने अमृत बाजार पत्रिका,
ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भाई कई बार बहुत कार्रवाई हुई है अंग्रेजों के विरुद्ध छापने के कारण, ठीक है। और मद्रास से प्रकाशित किया जाता था हिंदू, द हिंदू का नाम सुना है आपने, हिंदू, ठीक है। सो ये प्रभावशाली पत्र है। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की है, ठीक है। और मोतीलाल घोष की है हिंदू, ठीक है। ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं उस समय के। चलिए, देसी भाषाओं में अगर बात करें तो बहुत सारे प्रतिबंध लग गए थे, क्योंकि अंग्रेजों को तो हिंदी आती नहीं थी और बाकी की भाषाएं आती नहीं थी, तो पता नहीं लोग बाग क्या छाप रहे हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो उनका कहना यह था कि ऐसा छापो आप जो हम पढ़ पाए, हमें समझ में आए। तो देसी भाषा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो भाई ऐसी कंडीशन में इंग्लिश वाले पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो उनको छपने दिया जाता था, बाकी को नहीं। और इंग्लिश में भी जो अगर सरकार की आलोचना करे, मतलब अंग्रेजों की नीतियों को बुरा बोले, उनको बंद करवा दिया जाता था। ये सेंसरशिप था, ठीक है, प्रतिबंध कर दिया जाता था। सो इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जिसको हम ऊपर अभी डिस्कस किए हुए थे, इनको एक अंग्रेजी का समाचार पत्र बना दिया जाता है तत्काल में। अमृत बाजार पत्रिका पहले ही मतलब देसी भाषा में निकलती थी, अब प्रतिबंध लग गया कि भैया अंग्रेजी भाषा के अलावा बाकी सारी देसी भाषाओं के समाचार पत्र पत्रिकाएं बंद किए जाते हैं त्वरित आदेश से। तो भैया इसको बचाने के चक्कर में कि ये बंद ना हो, इसको तुरंत इंग्लिश भाषा का कर दिया गया। किसको? अमृत बाजार पत्रिका को, ठीक है। समाचार पत्र बन गई। प्रख्यात समाज सुधारक का नाम एक है जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। ये बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो है वो स्टार्ट करवाया था भैया। हाँ, कब? 1859 में। बंगाली भाषा में सोम प्रकाश, ये पूछ लिया जाता है कि सोम प्रकाश पत्रिका या समाचार पत्र किसका है। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इन्होंने ये संपादित किया। चलिए, यही पहला समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन ने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जो प्रतिबंध लगा देता है बहुत सारी चीजों, है ना। और इसी कारण मतलब इस जो सोम प्रकाश पत्र है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, उसके कारण ही ये एक्ट लेके आते हैं लिटन, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब क्या था इस एक्ट में, हम डिस्कस आगे करने वाले, डोंट वरी। अब आगे आएंगे एक व्यक्ति विशेष जिनको आपने सुना ही होगा, जलाल बाल पाल, है ना। सो इसमें बाल जो है बाल गंगाधर तिलक साहब, उनने बंबई से अंग्रेजी में मराठा और मराठी भाषा में केसरी, ये दो पत्रिकाएं का प्रकाशन किया था। पत्र थे, समाचार पत्र थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि केसरी किसने स्टार्ट किया था या मराठा किसने स्टार्ट किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और इनके लिए भी बहुत सारे कई बार मुद्रणालय वगैरह जब्त किए गए हैं इनके, इसमें इनने बहुत सारी चीजें ऐसी अंग्रेजों के विरोध में लिखी हुई थी। तो प्रारंभ में केसरी का संपादन जो है वो आगरकर और मराठा का संपादन केलकर, ये व्यक्ति विशेष हैं, ये किया करते थे। लेकिन बाद में सब क्या है कि तिलक साहब देखने लग गए। तो देश के अनेक समाचार पत्रों का संपादन क्या हुआ, अंग्रेजी माध्यम में ही किया गया। और भारत में अंग्रेजी संपादित, अंग्रेजों द्वारा, सॉरी ये अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजों द्वारा। सो अंग्रेजों द्वारा जो संपादित समाचार पत्र हैं उसमें से एक तो आप आज भी सुनते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुना ही होगा, है ना। कब? 1861 में इसको। स्टेट्समैन एक दूसरी पत्रिका है जो आज भी चलती है 1875 में। फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायोनियर, ये आज भी चलता है इलाहाबाद में, है ना। और सिविल एंड मिलिट्री गजेट, ये लाहौर में चलता था। इंग्लिशमैन, ये सारे के सारे अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं, है ना, जिनमें बहुत सारे आज भी चलते हैं, आपने नाम सुना होगा। चलिए, एंग्लो इंडियन अखबारों में बात करें तो इंग्लिशमैन सबसे ज्यादा रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी कौन हुआ करता था, स्टेटमैन सबसे ज्यादा उदारवादी दृष्टिकोण वाले, और पायनियर जो है वो सरकार का समर्थन करने वाले अखबार के रूप में जाने जाते थे। मतलब पायनियर क्या करता था, जैसी सरकार ने नीति बनाई उसका समर्थन करेगा। स्टेट्समैन क्या है, ये सबसे ज्यादा उदार हुआ करते थे, लिबरल्स हुआ करते थे। और रूढ़िवादी यानी पुराने, इंग्लिशमैन में पुरानी सारी चीजों को रखा जाता था। ब्रिटिश भारत में अलग अलग समाचार पत्रों, उनकी भाषा, प्रकाशन और स्थान, ये सारी चीज है। उनके कौन संस्थापक थे, संपादक कौन थे, ये सारी की सारी चीजों को हम बहुत लास्ट में अलग से डिस्कस करेंगे एक तालिका के रूप में, ठीक है। और समाचार पत्र की जो एजेंसियां थी वो भी तभी देखेंगे, अभी तो पहले हम विकास पे डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी चीजें बाद में लगाएंगे। प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं अलग अलग, उन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रतिबंध लगा था 1799 में लगा था, जिसको प्रेस नियंत्रण अधिनियम कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में प्रेस पर कानूनी नियंत्रण की शुरुआत इसी से हुई।
कब हुई? जब बेलेजली ने क्या किया, लॉर्ड बेलेजली उस समय हुआ करते, तो बेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम, पूछ लिया जाता है ये कौन लेके आया प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 में, तो लॉर्ड बेलेजली उस समय भारत में क्या थे, गवर्नर हुआ करते थे, प्रेस नियंत्रण अधिनियम लेके आए और सभी समाचार पत्रों पर इन्होंने नियंत्रण लगा दिया। कैसे लगा दिया? उसके बाद नियंत्रण मतलब हर प्रकार के भाषा के सब बंद कर दो, इंग्लिश बस चलेगा। 1818 में इस प्री सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। 1818 तक ये चलता रहा। कौन सा? यही प्रेस नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, बेलेजली से 1818 मतलब 19 साल तक। अब इसके बाद क्या हुआ? भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया 1823 में। भारतीय प्रेस का मतलब जो है भारतीय भाषाओं वाले, तो इसको जॉन एडम्स ने, कार्यवाहक थे ये गवर्नर, ठीक है। सो जॉन एडम्स ने 1823 में भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इससे कठोर नियमों के अंतर्गत मुद्रक और प्रकाशक को क्या किया जाता था? मुद्रणालय स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के आप कोई भी पत्र पत्रिका नहीं चला सकते। और मजिस्ट्रेट को, जो मजिस्ट्रेट हुआ करता था, न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, तो मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का पूरा अधिकार दे दिया गया था कि अगर मान लो कोई लाइसेंस नहीं लेता तो उसके सारे मुद्रणालय जब्त कर लो। इस प्रतिबंध के चलते राजा राम मोहन राय का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी समय थे। सो उनका जो फारसी भाषा का अखबार हुआ करता था, मिरातुल अखबार, उसका प्रकाशन उनको रोकना पड़ गया था। ठीक है भैया, चले। इसके बाद लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम, क्या नाम है? लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम। ये कब आया? 1835 में। और ये 35 में उसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे भारत के गवर्नर जनरल। सो इन्होंने समाचार पत्रों के प्रति थोड़ा सा समझदारी का काम किया, उदारवादी दृष्टिकोण रखते हुए। क्या किया? इनको आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजों को, पत्र पत्रिकाओं इत्यादि को आगे बढ़ाते हुए, इसी सारी चीज को चार्ल्स मेटकॉफ, ये व्यक्ति विशेष हैं, इन्होंने 1823 के जो भारतीय अधिनियम को खत्म कर दिया और चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इन्होंने 1823 का जो प्रतिबंध था वो सब खत्म कर दिया है ना। और किस लिए? यहाँ पे प्रेस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है भैया। सो इस अधिनियम के अनुसार जो मुद्रक है और प्रकाशक है, उसके लिए प्रकाशन के स्थान की बस सूचना देना जरूरी हो जाती है कि भैया बता दो कि ये कहां से प्रकाशित हो रहा है, कि कल के दिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम वहां आके आपसे चर्चा कर ले, है ना। ठीक है, चलो। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857, तभी क्रांति हुई थी, उसी समय की बात है। लाइसेंसिंग अधिनियम क्या था कि 1817 जो 57 का विद्रोह था, उससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना लाइसेंस के क्या है, मुद्रणालय रखने और प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1 साल तक कोई भी मुद्रणालय नहीं होगा, कोई भी प्रकाशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस समय भैया ये अखबारी तो तेजी से फैल रहे थे और यही लोगों तक बातें पहुंच रही थी कि ये हुआ, अंग्रेजों को हरा दिया, वहां कूट दिया, वहां पीट दिया, तो लोग और खुश हो रहे थे, वो और सपोर्ट करने चले जा रहे थे। तो उन्होंने साल भर के लिए बंद ही कर दिया सारा का सारा क्या, समाचार पत्र पत्रिका। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम 1867 में यह अधिनियम आया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी मुद्रक हैं, पुस्तक, समाचार पत्र, जितनी भी सारी चीजें हैं, उन मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थल का इन पे नाम होना चाहिए। मतलब कि कोई भी चीज आप प्रकाशित कर रहे हो, चाहे वो समाचार पत्र कर रहे हो, चाहे वो पुस्तक कर रहे हो, चाहे कोई भी मुद्रण है, कोई भी चीज, उस पर आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि मुद्रक कौन है जिसने ये लिखा हुआ है, प्रकाशक जिसने प्रकाशित किया हुआ है, और कहां से ये चीज प्रकाशित हुई है, वो सारी जगह लिखनी होगी, नाम उस पर्टिकुलर चीज पर। यही बस शर्त थी अनिवार्य यहाँ पे। और इसके साथ 1 मास के भीतर, 1 मास मतलब महीना होता है, तो महीने के भीतर 1 प्रति जो है सरकार के पास भेजनी पड़ेगी, निःशुल्क, पैसा नहीं देगी सरकार। ठीक है। तो 1869 और 77 में 69 और 70 में बहावी विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, जनजाति के और बाकी किसान विद्रोह और सारे विद्रोहों को हम डिस्कस करेंगे। सो बहावी विद्रोह होने के कारण ही सरकार ने यहाँ पे राजद्रोही लेख लिखने वालों के लिए क्या कर दिया था? आजीवन या फिर किसी समय विशेष के लिए निर्वासन और दंड का प्रावधान कर दिया था कि यहाँ पे आप कोई ऐसे लेख नहीं लिखेंगे जो राजद्रोह से संबंधित हो, मतलब सरकार की नीतियों का विरोध करते हो। ऐसे लिखने पर आपको आजीवन कारावास हो सकता है, देश निकाला किया जा सकता है। ठीक है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है।
1878। ये व्यक्ति हैं लिटन, क्या नाम है इनका, लिटन। सो लिटन के द्वारा यह लागू किया गया एक्ट कहलाता है, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। 1878 का ये एक्ट है। इसी एक्ट में क्या हुआ था, अमृत बाजार पत्रिका, इसी के लिए स्पेशली इसको लगाया गया था। क्यों? क्योंकि ये बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था और ये राष्ट्र जो सरकार है उसकी नीतियों का विरोध ही करता रहता था बांग्ला भाषा। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब, वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। सो देसी भाषाओं में पूर्ण तब बैन कर दिए समाचार पत्र। अब इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा की थी, अब ये तो बंद कर दिया, बैन कर दिया कि अब इस मतलब देसी भाषा में कोई भी पत्र पत्रिकाएं नहीं छपेंगे। सो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना चेंज कर लिया, कंटेंट पूरा इंग्लिश में कर दिया। ठीक है, सो अब इंग्लिश में पत्र हो गया तो अब क्या ही कर सकती है सरकार, है ना। सो इससे बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात क्या है, अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल जाती है। और इस एक्ट के अलग अलग प्रावधान थे, जिसमें प्रत्येक प्रेस जितनी भी है उनको यह एक वचन देना होगा लिखित में, क्या देना होगा, कि वह सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख नहीं छापेगा, है ना। जो छापेंगे भैया उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो सरकार इतनी घबराई हुई थी। प्रत्येक मुद्रक और प्रकाशक, इनके लिए पैसे देने पड़ेंगे, जमानत राशि जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है वो जमा करानी होगी, है ना, कि अगर कुछ गड़बड़ लिखो तो हम पैसे वहीं से ही काट लेंगे। ठीक है, इस संबंध में क्या है, आपको जाना पड़ेगा जिला मजिस्ट्रेट के पास, और जिला मजिस्ट्रेट का जो भी निर्णय होगा वह अंतिम होगा और उसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। तो भैया बाद में बाल गंगाधर तिलक साहब के मुद्रणालय हो गए और बहुत सारे लोगों के मुद्रणालय क्या है, बंद कर दिए जाते थे इसी कारण से। इस अधिनियम को मोहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि मोहबंद करने वाला अधिनियम किसको कहा जाता है। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला। ठीक है, चलिए, पत्रों के विरुद्ध जितने भी समाचार पत्र थे इस अधिनियम को लागू कर दिया गया, और उसमें बहुत सारे थे, जिसमें एक नाम है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश की बात हमने कर ही ली थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला, भारत मेहर इत्यादि। ये बहुत बड़े बड़े पत्र पत्रिका थे जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे उस समय। इस एक्ट को रिपन ने, लॉर्ड रिपन बाद में आएंगे जब, है ना, कांग्रेस के समय के रहते हैं ये बाद में, तो लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को 1881 यानी 3 साल बाद ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि भैया छोड़ो, खत्म करते हैं सारी चीजों को। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट किसने किया था, लिटन ने, वो खत्म किसने किया, रिपन ने। ठीक है, डन। चले बढ़ते हैं आगे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 का ये अधिनियम हुआ करता था। इस अधिनियम के द्वारा सेना में अगर कोई भड़काऊ वाला काम करता है, सेना को भड़काने का काम, असंतोष फैलाने का काम करता है, या किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध काम करने को उकसाता है कोई पत्र पत्रिका, तो उसका दंड यहां पे दिया जाएगा। ये साफ सुथरे तौर पे था कि भैया सरकार के विरोध में सेना को ना भड़काओ, लोग बागों को ना भड़काओ। अगर ऐसा आपने किया अपने पत्र पत्रिका के माध्यम से तो आपको दंड दिया जाएगा। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में नेक्स्ट आता है। इस अधिनियम की अगर बात करें तो इसके द्वारा जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को अधिकार तो दिया ही गया था, क्या दिया गया था कि जब्त कर सकता है मुद्रणालय। यहां पे उसने हिंसा या हत्या को भी प्रेरित करने वाला अगर कोई समाचार पत्र में कोई छापता है कोई चीज ऐसी, तो ऐसी आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर उन समाचार पत्रों की पूरी संपत्ति या मुद्रणालय को क्या किया जा सकता था, जब्त कर लेने का अधिकार दे दिया। किसको, मजिस्ट्रेट को दे दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, सारे के सारे अधिकार, क्योंकि वो लोकल लेवल का व्यक्ति है, उसके पास तो वो पत्र पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो 4 लोग पहुंचाने वाले होते हैं कि भैया इन्होंने जी गलत लिख दिया, तो उसको जब्त कर लेते थे। चलिए, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। किसी मुद्रणालय के स्वामी, मतलब जिसका भी वो प्रेस है उसके ओनर को समाचार पत्रों के प्रकाशन से, है ना, जो भी स्थानीय सरकार है उसका पंजीकरण, जमानत इत्यादि वो सरकार मांग सकती है, जो कितना हो सकता है, 500 रुपए या फिर अधिकतम 2000 रुपए हो सकता है उस समय का, आज का नहीं है भैया, है ना, नहीं तो कहोगे 500 रुपए, बस उस समय 500 रुपए बहुत होता था। ठीक है, आपत्तिजनक सामग्री अगर आपने कोई डाली है तो उसके निर्णय का जो अधिकार है वो किसके पास है, प्रांतीय सरकार को दे दिया, अदालत से हटा दिया। तेज बहादुर सप्रू का नाम आपने सुना होगा, जो उस समय विधि के सदस्य हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में 1921 में समाचार पत्र की एक समिति गठित की गई और इसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 की ये जो दोनों अधिनियम थे इनको खत्म कर दिया गया। ये वाला भारतीय प्रेस अधिनियम और उससे पहले 1908 का समाचार पत्र अधिनियम, ये खत्म कर दिया गया। ठीक है, सो किसके द्वारा, तेज बहादुर सप्रू।
ठीक है, इनकी अध्यक्षता में समाचार पत्र कमेटी बनी जिसने इनको निरस्त कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस की अगर बात करें तो संकटकालीन शक्तियों का अधिनियम था जो 1931 में लाया गया। आखिरी समय चल रहा है अंग्रेजों का। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय जो सरकार हुआ कर रही थी उनको जमानत राशि जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। किसकी जमानत राशि? उन मुद्रणालयों की या समाचार पत्रों के जो भी जमानत राशि रखवाई थी ना, वो सारी चीजें। और राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशित करना घोषित कर दिया कैसा? अवैध, कि भैया कांग्रेस के बारे में कोई समाचार पत्र आप अपने समाचार पत्रों में नहीं डाल सकते। इन अधिनियमों के अतिरिक्त 1932 में एक एक्ट लाया गया जिसमें क्या किया? पड़ोसी देशों के प्रशासन की आलोचना करना और बंद कर दिया था इसमें, है ना। और 1934 2 साल बाद इसके द्वारा भारतीय रजवाड़े जो हुआ कर रहे थे उन रजवाड़ों की आलोचना करने पर भी रोक लगा दी गई थी एक्ट के माध्यम से। 1939 में इसी अधिनियम के द्वारा प्रेस को क्या कर दिया गया? सरकारी नियंत्रण में ला दिया गया कि प्रेस अब किसके? सरकार के अधीन होगी, उसको सारा अधिकार है कि वो किस पे क्या कर सकती है। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ 1947 में 11वीं समाचार पत्र जांच समिति बनाई गई। जब हम आजाद हो रहे थे तो मार्च 1947 में भारत सरकार ने समाचार पत्र जांच समिति का गठन किया और उसको आदेश दिया कि भाई संविधान सभा में जो भी स्पष्ट किए गए अधिकार हैं, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में समाचार पत्र संबंधी कानूनों का पुनरावलोकन करें। मतलब कहने का जो बहुत सारे अधिकार दिए थे उसमें से वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया था। तो वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब है बोलने का और अभिव्यक्त करने का अधिकार, मौलिक अधिकार होगा तो भैया समाचार पत्र भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज का पुनरावलोकन करने के लिए जांच समिति बनाई गई थी, 11वीं समाचार पत्र जांच समिति। ठीक है, चलिए, समाचार पत्र पर आपत्तिजनक जो विषय हैं उसके लिए अधिनियम बनाया गया 1951 में भारत सरकार के द्वारा। इसके साथ में आपको बता दूं पहला संविधान संशोधन भी इसीलिए किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 नया संविधान जैसे ही लागू होता है उसके बाद 1951 में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात थी और प्रेस में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात चल रही थी, तो उसी चीज है उसके दूसरे वाले पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संशोधन कर दिया और समाचार पत्रों पर जो आपत्तिजनक विषय हैं उससे संबंधित अधिनियम पारित कर दिया। इसके कारण ही पहला संविधान संशोधन करना पड़ा था सरकार को, है ना। कभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे अभी जब हम संविधान की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यह अधिनियम उन सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं से संबंधित अधिनियमों से ज्यादा व्यापक था। कौन सा व्यापक था? जो अभी तक पारित हुए थे, क्योंकि इनने सीधे सीधे समाचार पत्रों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही छीन लिया था। इसके द्वारा केंद्रीय और राजकीय जितने भी समाचार पत्र हैं जो उस समय लागू था समाप्त कर दिए पूरे के पूरे अधिनियम। और नए कानून के तहत सरकार को समाचार पत्रों और जितने भी मुद्रणालय थे उनके किसी भी आपत्तिजनक विषय पर कोई भी प्रकाशन अगर उनने किया तो ऐसी कंडीशन में सरकार के समान मतलब सरकार के द्वारा उनकी जमानत को जब्त कर लिया जाएगा। और ये अधिकार पूरा किसके पास रख दिया? सरकार के पास। तो अब सरकार चेक करेगी ये अच्छा है कि नहीं है। अगर उसने कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट डाल दिया तो उसको क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, इस अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन जो बनाया गया बाद में, उसमें भारतीय कार्यकर्ता और पत्रकार संघ जो इनका चल रहा था उसने इस अधिनियम का विरोध किया क्योंकि इनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। और इसी कारण सरकार ने इस कानून की समीक्षा करने के लिए न्यायाधीश महोदय हैं जिनका नाम है GS राजाध्यक्ष। ठीक है, नाम ही अध्यक्ष है तो भैया उनको अध्यक्ष बनाया और उनकी अध्यक्षता में एक और समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति करी। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी कब? 1954 में अगस्त महीने में, जिसमें उनने बताया कि भैया समाचार पत्रों के जितने भी पीड़ित संपादक हैं और मुद्रणालय हैं उनके जो स्वामी हैं, जो भी स्वामी हैं, उनको जूरी के द्वारा न्याय मांगने का अधिकार प्राप्त होगा।
ठीक है, कहने की बात यह है कि एक न्याय समिति बनाई जाएगी, जांच समिति बनाई जाएगी, अगर वो पीड़ित हैं किससे, इस विरोधी भावना से या इस अधिनियम से, तो उन पे डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो भी न्याय मांगने का है अधिकार दे दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात थी। इसी के कारण प्रेस और इसकी भूमिका और इसके क्या प्रभाव पड़े भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लें, स्वतंत्रता की बात कर लें, इन सारी चीजों में, तो राष्ट्रीय भावना का उदय जो है बिल्कुल शुरुआती तौर पे वो मैं बता दूं लोगों के द्वारा तो हुआ, लेकिन जो भावनाएं फैली हैं वो फैली हैं भावनाएं किसके द्वारा, इसी प्रेस के कारण। क्योंकि जब चीजें छपना स्टार्ट हुई और लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हुई तो बहुत तेजी से विकास हुआ राष्ट्रीय भावना का, और इसके विकास में प्रेस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका, क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करें तो इसमें चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, हर एक पक्ष पर, हर एक स्तर पर इसने अपनी भूमिका को निर्वाह किया है। किसने? प्रेस ने। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार के जो भी वास्तविक उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को, उनकी दोहरी चालों को और उनके द्वारा भारतीयों के शोषण को, इन सारी चीजों को खोल के सामने किसने रखा? जनता के, इसी प्रेस ने रखा। तो वो भी प्रेस के माध्यम से ही लोगों को जानकारी मिल पाई। उस समय का जो युग था उसमें जन जागरण का युग मान लिया जाता है, क्योंकि जन जन तक जागरण का कार्य किसने कराया? लोग तो कर रहे थे, लेकिन यहां पे छोटे छोटे रूप में, चाहे भली छोटी छोटी जगह हो, वहां तक क्या हो रहा था? समाचार पत्र पत्रिकाएं इत्यादि पहुंच रही थी और वही क्या कर रहे थे? जन जागरण का काम कर रहे थे। और इसे उद्देश्य की प्रगति में क्या है? प्रेस ने अपनी भूमिका निभाई। कांग्रेस की स्थापना तो भैया बहुत बाद में हुई। कब हुई? 1885 में हुई, है ना। 1885 दिसंबर की बात है भैया, दिसंबर में। और बात कर ले तो 28 दिसंबर, तो 28 दिसंबर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले तक देश में समाचार पत्र ही ऐसे थे जिन्होंने लोक मत का प्रतिनिधित्व किया था। मतलब लोगों की बातों को यहां से वहां पहुंचाना, जन जागरण करना, ब्रिटिश नीतियों को विरोध करना या उनके बारे में लोगों तक पहुंचाना, ये सारा काम कौन कर रहा था? कांग्रेस से पहले पत्र पत्रिकाएं ही कर रही थी। सो पत्रकारिता ने अपना बहुमूल्य समय देकर क्या किया है? यहाँ पे सरकार की नीतियों की आलोचनाएं करी और अलग अलग विषयों पर अलग अलग लेख लिखकर जो समझदार भारतीय, शिक्षित भारतीय थे, उन्होंने देशवासियों को सरकार के अलग अलग कार्य और देश की स्थिति के बारे में जानकारी दी। किसने दी भाई? प्रेस ने दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव रहा है, भूमिका रही है। भारतीय समाचार पत्रों ने लोगों को राजनीति की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा का मतलब कैसे राजनीति होती है, उसका जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और कांग्रेस की मांग को बार बार क्या करते थे? दोहराते थे प्रेस। तो सरकार और जनता को यह प्रभावित करता रहा। यहां पे अतिवादी जो लोग थे, जो जुझारू लोग थे, राष्ट्रवाद के लिए जो काम कर रहे थे, ऐसे लोगों में जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, वारिंद घोष हुआ करते थे, अरविंद घोष का नाम आपने सुना है, पाल साहब जो है, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी लोग जो है इन्होंने अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त किया है प्रेस के माध्यम से ही। तो ये सभी बड़े लोग हैं जिनने सहारा बना है, प्रेस ही इनका सहारा बना है, जो लोगों तक बातें पहुंचाई गई हैं इनके द्वारा। इसके अलावा बात करें तो सबसे उल्लेखनीय बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है उसको लोकप्रिय बनाने में भी समाचार पत्रों की भूमिका जो है अमूल्य है। इन पत्रों के संपादक हो, वो आम जनता के बीच क्या करते थे? ऐसी चीजें लिखते थे जिससे जनता भावनात्मक रूप से एकता और सहानुभूति का अनुभव कर रही थी और एक दूसरे में संबंध स्थापित होने के साथ ही यहाँ पे क्या हुआ? इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। यह भी कहना कोई से गलत नहीं होगा कि जनमत का निर्माण उस समय कौन कर रहा था? विकास चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, भारतीय जनमानस में समाचार पत्रों के द्वारा ही हुआ है। सो इनकी भूमिका तो आप समझ ही गए, इनके प्रभाव को समझ गए, महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनका प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहा है। चलिए आखिरी चीजें हैं जो टेबल के माध्यम से, तालिका के माध्यम से हम कुछ समाचार पत्र, कब इनकी स्टार्टिंग हुई है, किस जगह से स्टार्टिंग हुई, कौन सी भाषा में ये समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो जल्दी इसको देख लेते हैं भैया। टाइम्स ऑफ इंडिया
ये तो आपने आज भी पढ़ा होगा, इंग्लिश का अखबार है, ठीक है। 1861 में ये प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था। कहाँ से होता था? बंबई से हुआ करता था। और इसके संपादक कौन हुआ करते थे? संस्थापक रॉबर्ट नाइट इनके संस्थापक हुआ करते थे। स्टेट्समैन की हमने बात करी थी, ये भी अंग्रेजी का अखबार हुआ करता था। 1875 में कलकत्ता में इसको स्टार्ट किया गया था और रॉबर्ट नाइट ही ये व्यक्ति थे जिनने इसको स्टार्ट किया था। पायनियर जो अगेन सरकार के समर्थन में काम करते थे, अंग्रेजी का अखबार था। इसी समय 1865 में इलाहाबाद से इसको प्रकाशित किया गया था। सेम जॉर्ज एलन ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। सिविल एंड मिलिट्री गजेट जो हमने डिस्कस किया था अंग्रेजी भाषा में, 1876 में प्रकाशित किया गया लाहौर से, और रॉबर्ट नाइट ही वो व्यक्ति थे जिनने इसको प्रकाशित किया। अमृत बाजार पत्रिका, ये सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि देखो टाइम्स ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, स्टेट्समैन भी पूछा जाता है, तो ये सारे पत्र पत्रिकाएं कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इन पे ध्यान देना है। अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा थी, बंगला भाषा के बाद अंग्रेजी में ही कन्वर्टेड हो गई थी, है ना। 1868 में स्टार्ट किया गया था कलकत्ता में, और मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने इसको स्टार्ट किया था। सोम प्रकाश की हम बात करें तो सोम प्रकाश भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था, वर्नाकुलर, ये दोनों के लिए ही लाया गया था। 1859 में इसको कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है भैया। हिंदू नाम तो आपने आज भी सुना ही होगा, द हिंदू अखबार जो आता है ना। सो अंग्रेजी भाषा का ये पत्र है, समाचार पत्र। 1878 में मद्रास से स्टैब्लिश किया गया था, बीर राघवाचारी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। केसरी और मराठा, भैया मराठा जो था वो केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा का ये पत्र था, है ना। 1881 में इसको स्टार्ट किया गया था बंबई में, और कौन थे भैया? तिलक साहब थे। प्रारंभ में आगरकर और केलकर हुआ करते थे। नेटिव ओपिनियन की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। 1864 में इसको स्टार्ट किया गया। कहां से? बंबई से। और मांडलिक साहब जो थे ये स्टार्ट करने वाले संपादक इनके हुआ करते थे। बंगाली भाषा के अलावा बंगाली समाचार पत्र हुआ करता था। ये अंग्रेजी माध्यम का क्या था? समाचार पत्र था। 1869 में कलकत्ता में इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बंबई दर्पण मराठी भाषा का ये अखबार हुआ कर रहा था, और 1832 में इसको स्टार्ट किया गया था बंबई से बाल शास्त्री के द्वारा। कॉमनवील जो है अंग्रेजी भाषा का था। 1914 में कहां से स्टार्ट किया गया था इसकी जानकारी कम है, एनी बेसेंट के द्वारा इसको लाया गया था। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉमनवील जो है ये समाचार पत्र किसने संपादित किया? तो किसने किया? एनी बेसेंट ने किया है। ये भैया पहली महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। ठीक है। कवि बचन सुधा हिंदी भाषा का था। 1867 में संयुक्त प्रांत मतलब उस समय कहलाता था जो आज उत्तर प्रदेश है, उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हरिश्चंद्र मैगजीन हुआ करती थी, ये भी हिंदी भाषा की ही मैगजीन थी। 1872 में सेम वहीं और सेम व्यक्ति के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हिंदी भाषा के बहुत बड़े कवि हैं भैया। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी भाषा का था। 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा साहब के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। हिंदी प्रदीप हिंदी भाषा 1877 संयुक्त प्रांत बालकृष्ण के द्वारा इसको स्टार्ट कर दिया गया था। इंडियन रिव्यू आज भी चलता है, अंग्रेजी भाषा का ये समाचार पत्र है, मद्रास से ये निकलता है। जीएन नटेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था भैया। यंग इंडिया सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रख लेना। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा अहमदाबाद, कौन है भैया? 1919 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इसलिए ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। यंग इंडिया गांधी जी अहमदाबाद 1919। नवजीवन भी सेम वही चीज है, हिंदी और गुजराती में 1919 अहमदाबाद और गांधी जी के द्वारा, इसलिए पूछ लिया जाता है। हरिजन भी अगेन हिंदी और गुजराती 1933। पूना में इसको स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो तीनों है भैया, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। ठीक है भैया। ये तीनों पत्रिकाएं जो है इनके संपादक कौन है? गांधी जी। इंडिपेंडेंस अंग्रेजी भाषा में 1919 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, जो चाचा जी के पापा जी हैं, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। आज है ना, आज जो है इसको हिंदी शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स, वाह भैया, आज भी चलता है, अंग्रेजी भाषा का है। 1920 में दिल्ली से इसको लाया जाता है और के.एम. पणिकर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेशनल हेराल्ड, ये आज भी चलते हैं भैया अखबार, याद रखिए, बहुत पुराने अखबार है। अंग्रेजी भाषा 1938, दिल्ली से इसको स्टार्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अभी चाचा जी के द्वारा, है ना। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतंद मार्तंड
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उतंड मारतंड जो है ये हिंदी भाषा का पहला है, इसीलिए याद रखना है ना। और 1826 में कानपुर में प्रकाशित किया गया था जुगल किशोर जी के द्वारा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। द ट्रिब्यून, क्या नाम है भैया? ट्रिब्यून आज भी है ये समाचार पत्र, चाहे तो चेक कर लीजिए। अंग्रेजी भाषा 1877 चंडीगढ़ से ये प्रकाशित होता है, दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अल हिलाल, अल हिलाल हिंदी भाषा सॉरी उर्दू भाषा का है ये, फारसी भाषा का एक्चुअली, ठीक है। 1912 कलकत्ता, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। अल बिलाल ये भी सेम उनका ही है, उर्दू भाषा, 1913 कलकत्ता, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। कॉमरेड भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। कॉमरेड पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है और इसको जिन्ना ने निकाला था, ठीक है भैया, मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द, हमदर्द उर्दू भाषा की है, ये अगेन इनके द्वारा ही, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। सो ये भी पूछ लिया जाता है। प्रताप पत्र, प्रताप पत्र भैया हिंदी भाषा का है, 1910 में कानपुर से इसको स्टार्ट किया गया था। विद्यार्थी साहब हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, ये बहुत बड़े व्यक्ति विशेष हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। गदर, गदर एक प्रेम कथा जो मूवी है, ये वो नहीं है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1913 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये भारत से नहीं अमेरिका से निकलता था, अंग्रेजी और पंजाबी में। 1913-14 में इसको स्टार्ट किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में ये पत्र निकाला जाता था लाला हरदयाल के द्वारा, और ये सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन है कई बार के लिए, इसलिए याद रखना है। हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा का ये हुआ करता था समाचार पत्र, 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो भैया ये तो सारे पत्र पत्रिकाएं हो गई, इनकी एक दृष्टि में हमने चर्चा कर ली। अब कुछ न्यूज एजेंसीज हुआ कर रही थी, कौन कौन सी थी? समाचार एजेंसी एपीआई, क्या नाम है? एपीआई, एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया, 1880 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? एपीआई, एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1905। इसके अलावा यूपीआई, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, है ना, जिसको 1927 में स्टार्ट किया गया। अभी भारत में अगर बात करें तो क्या चलता है क्या चलता है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। चलिए, स्वाधीनता संग्राम के काल में बहुत सारी कृतियां हुई थी, इसने भारतीय राष्ट्रवाद को और तेजी से विकसित किया। कौन कौन है? अनहैप्पी इंडिया, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमुख है, ठीक है। इसको लाला लाजपत राय ने इसको लिखा था। गीता के रहस्य की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टैब्लिश किया था। बंदी जीवन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख के ले लो, ठीक है। बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल साहब हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल का आपने नाम सुना होगा, कहाँ सुना होगा? काकोरी कांड में नाम सुना होगा, है ना। सो सचिंद्र नाथ सान्याल को बाद में मृत्यु की सजा दी गई थी, है ना, और फांसी की सजा एक्चुअली। तो उन्होंने अपने जब ये जेल में थे, गुजारे समय था, उसमें बंदी जीवन ये कृति लिखी हुई थी। इंडियन होम रूल की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने ये कृति लिखी हुई है। इंडिया डिवाइडेड, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड, क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड किसकी है? ये राजेंद्र प्रसाद साहब, पहले राष्ट्रपति महोदय हमारे, ठीक है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे जो है रजनी दत्त, पाम दत्त इनको बोलते हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई। इंडियन इस्लाम, क्या नाम है? इंडियन इस्लाम टाइटस के द्वारा इसको लिखा गया था। इसके अलावा और किताबों की बात करें तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है भैया। इसके अलावा भवानी मंदिर, भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष ये उसी समय अमृत बाजार पत्रिका वाले हैं। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, बम बनाने की फिलॉसफी क्या है? सो ये भगवती चरण बोहरा साहब ने इसको लिखा हुआ है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। गांधी जी की ये आत्मकथा है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की ये बुक है, और वेदों की ओर लौटो ये नारा इनने इसी में दिया हुआ है, इसीलिए भी ये पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। इंडियन स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो भैया सुभाष चंद्र बोस की ये कृति है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉवर्टी एंड द अनविटस रूल, ये हमने डिस्कस अभी कर लिया था, धन के निष्कासन सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने ये निबंध लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की ये कृति है, सो ये कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आनंद मठ की भैया। आनंद मठ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों?
बंकिम चंद्र चटर्जी की ये रचना है और वंदे मातरम यहीं से लिया हुआ है। चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये रचना है। तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल। तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल का तो नाम सुना ही होगा ना आपने, नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये बुक लिखी है इतिहास के बारे में पूरी। चलिए, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये बुक है पूरी 1900 के बाद का पूरा इसमें लिखा हुआ है, दुर्गादास के द्वारा ये बुक लिखी हुई है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की अगर बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित, ये बहुत ही बड़ी डेमोक्रेट्स, ऑटोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स रही हैं। ठीक है, और पहली बार ये यूएन में भारत की तरफ से गई थी महिला। ठीक है, चलिए, इंडियाज पास्ट की अगर बात करें तो आर्थर मैकडोनाल्ड की ये रचना है। उस समय मैकडोनाल्ड जो हैं ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, किसके? ब्रिटेन के। चलिए, इंडिया एंड इंडियन मिशन, ये अलेक्जेंडर डफ की रचना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है और उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला है और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। चलिए, पथेर दाबी, पथेर दाबी जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उनकी ये रचना है। लाइफ डिवाइन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लाइफ डिवाइन, ये रचना जो है अरविंद घोष की है। अरविंद घोष आगे चल के पहले तो क्रांतिकारी होते हैं, बाद में फिर संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, है ना। सो हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉन्ग ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सरोजनी नायडू की एक कृति है। ठीक है, गीतांजलि और गोरा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, गोरा बादल नहीं है, ये गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य में, पहली बार भारत में मिला कोई भी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है इनको ही मिलता है ना। ठीक है, इसके पीछे अलग कंट्रोवर्सी है, कभी डिस्कस करेंगे आगे। नेशंस वॉइस की बात करें तो राधा कृष्णन जो है इनके द्वारा ये नेशंस वॉइस लिखी गई है। गैदरिंग स्टॉर्म की बात करें तो ये लैपियर या कॉलिंस की रचना है। एजेस ऑन गीता, एसेज ऑन गीता की बात है, ऐसे लिखने की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, और ये अरविंद घोष की ही रचना है जो कई बार पूछी गई है। नील दर्पण, दीनबंधु मिश्र की ये रचना है भैया, और कई बार इसका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ये पुस्तक किससे संबंधित है? दीनबंधु मित्र की ये रचना है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ओल्ड लेटर का गुच्छा जो है जवाहरलाल नेहरू की ये कृति है, जो इनको इनके कारावास के समय में इंदिरा गांधी पत्र लिखती थी, पत्र संवाद जो हुआ उससे संबंधित ये किताब है। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, लाला हरदयाल की ये रचना है और ये उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में ही लिखी हुई थी। इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो राधा कृष्णन साहब जो हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन, इनकी ये रचना है। ये पूछा जाता है। इंडिया अरेस्ट, इंडिया अरेस्ट वैलेंटाइन सेरोल की रचना है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखने का है। तो ये सारी की सारी पुस्तक है। इंडिया अ नेशन, एनी बेसेंट की रचना है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त, है ना, आर.सी. दत्त साहब जो है इनकी रचना है। इंडियन रेनेसा, सी.एफ. एंड्रूज, सी.एफ. एंड्रूज की ये जो रचना है इंडियन रेनेसा, यहाँ पे आपको पूरी पुनर्जागरण के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि भारत में आखिर ऐसा क्या हुआ। क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर की अगेन ये रचना है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, और भीमराव अंबेडकर की ये रचना है, ये भी पूछी गई है। हिंदुइज्म के रिडल्स की बात यहाँ पे बताई गई है। इंडियन डायरी, इंडियन डायरी टॉम रिडल की डायरी जैसा नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा था। ई.एस. मॉन्टेग्यू जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में उस समय जो हमारे मॉन्टेग्यू हुआ करते थे, वो भारत सचिव हुआ करते थे, उन्होंने इंडियन डायरी इंडिया के बारे में पूरा लिखा हुआ है, वही प्रकाशित की हुई है। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम के समय मतलब 1857 के समय कुछ और प्रमुख कृतियां लिखी हुई हैं, जो कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, सैयद अहमद खान ने इसके बारे में लिखा हुआ है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की अगेन एक रचना है जो इन्होंने अपने कारावास के समय में लिखी हुई थी। माई अर्ली लाइफ और हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। इसके अलावा रीजनल एंड सोशल रिफॉर्म्स जो हुए हैं, ये रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इनकी कृति है। इसी के साथ प्रेस की जो बातें हैं वो मुझे लगता है पूरी हो जाती हैं और हमने पूरा डिस्कशन यहाँ पे करा हुआ है, कैसे समाचार पत्र ने भारत की आज़ादी में प्रमुख भूमिका अदा करी। अलग अलग जितने भी राष्ट्रवादी या फिर जितने भी नेता रहे हैं, कांग्रेसमैन रहे हैं, उनने कैसे बड़ी मुसीबतों के साथ अंग्रेजों से पंगा लेते हुए भी क्या किया, लोगों को जागरूक करा और भारतीय स्वतंत्रता में सहयोग दिया। तो प्रेस के लिए आज देखिए संविधान में जो लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में वैसे तो 3 स्तंभ होते हैं, लेकिन प्रेस को उस चौथे स्तंभ का दर्जा दिया जा चुका है। तो आधुनिक विश्व में जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो क्या है, किसी भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है ना। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका उसने अदा की है, इसीलिए उसको सम्मान स्वरूप एक चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। तो भैया ये तो हो गई बात प्रेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक सेवाओं के विकास की, कि भाई कैसे भारत में लोक सेवाओं का विकास हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।